हेलो दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री जो चल रहा था हमारा सेशन, ये चौथा वीडियो रहेगा और अभी तक 140 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज जो पढ़ेंगे वो 141 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जिनके भी एसएससी वगैरह के एग्जाम है, ये बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। देखेंगे 141वां जो क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो हर्षवर्धन के जो शासनकाल की अवधि थी ये 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक थी। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे, 606 से 647 ईस्वी तक। और भी अगर हर्षवर्धन के बारे में जाने तो राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बने और हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आए हेनसांग, जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया, तो हेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत जो है वो हर्षवर्धन द्वारा करवाई गई थी, तो ये याद रखेंगे। और हर्षवर्धन ने 647 से 647 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो हेनसांग, जैसा कि अभी बताया, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, हेनसांग। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त करना तथा बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करना। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने अपनी यात्राओं तथा भारत का वर्णन अपने ग्रंथ, एक हेनसांग का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उनका ग्रंथ या उनकी पुस्तक सी यू की है, ठीक है, और याद रखेंगे सी यू की, इनकी पुस्तक है हिलसांग की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। तो ये किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे, कौन, राजशेखर। ये हिंदी प्रसिद्ध कवि और नाटककार हैं, प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर इसका क्या है, महेंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में निवास करते थे और इनके प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम ने भी संरक्षण प्रदान किया। तो ये इस वाले क्वेश्चन से जो डिटेल है बाकी याद रखेंगे। और प्रतिहार वंश के शासक का नाम याद रखें, तो हरिश्चंद्र है। और अंतिम राजा या शासक कौन था, तो यशपाल था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था। तो जो अरब यात्री सुलेमान था तो ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अरब यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फिर है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, ठीक है। पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, पर्टिकुलर नाम पूछे तो धर्मपाल नाम है। विक्रमशिला की स्थापना की विश्वविद्यालय की, और ये विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, ये भी याद रखेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है उनको हाईलाइट कर दिया गया है कि जैसे आपको पीडीएफ दिया जाएगा इसको, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस वंश के सामंत थे। तो ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये काकतीय वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और विजयनगर की जो स्थापना थी ये हरियर और भूका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और हरियर और भूका वारगल के काकतीय राजवंश के सामंत थे, ठीक है। वंश भी याद रखेंगे और उनका नाम भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ये जो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो ये प्रमुख वंश और संबंधित राजधानी है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरै थी, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। और कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। और पुहार चोलों के समुद्र तटीय राजधानी थी। और बाकी जो डिटेल है अपना देख लीजिएगा। फिर है, डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा मंदिर है, महाबलीपुरम में ये स्थित है। कौन सा मंदिर, गणेश रथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, महाबलीपुरम में। फिर पल्लव वंश द्वारा ये द्रविड़ शैली में स्थित निर्मित गणेश रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। गणेश रथ मंदिर एकात्मक मंदिर का उदाहरण भी है। और जो महाबलीपुरम मंदिर है इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह या मंदिर है इसको।
फिर है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को, जो कि कहाँ, उड़ीसा और कोणार्क में स्थित है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। और इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो और डिटेल है बाकी, 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो पल्लव थे इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की स्थापना श्रृंग विष्णु ने की थी, ये भी याद रखेंगे साथ में। फिर है कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी याद रख सकते हैं, कर्नाटक। ठीक है, और कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था, और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो ये चालुक्य हैं। चालुक्य वंश का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजपूत वंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया, और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। चालुक्य राजवंश याद रखेंगे। और गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का संबंध राजपूत वंश से है, और इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। और इसी वंश का जो शासक भीम प्रथम के शासनकाल में जो महमूद गजनबी भारत पर आया था और आक्रमण किया था 17 बार, तो सोमनाथ मंदिर भी इसी के शासनकाल में लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो ये राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, और ये इसमें कश्मीर के इतिहास को के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ये कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से। ठीक है, फिर राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखा गया था, और कश्मीर का अकबर जैन अल अबूदीन को भी कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, महाराणा कुंभा किसकी रचना की थी? संगीत राज की रचना की थी, पुस्तक की। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के मेवाड़ के महाराजा थे, और चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के शासक पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फिर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो इनका नाम था बशवन्ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बशवन्ना नाम था। और बाकी जो डिटेल है आप एक नज़र में फिर से भी देख लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा और पता भी चल जाएगा इसके विषय में और भी क्या डिटेल है। फिर है अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? तो अनंगपाल राजपूत राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजपूत राजवंश। अनंगपाल तोमर और तोमर वंश के शासक थे, जो कि एक राजपूत राजवंश था। महरौली स्थित लौह स्तंभ को दिल्ली अनंगपाल तोमर ही लाए थे। फिर है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध विजय अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण भी था। और अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था उस समय। फिर अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हमें अरबों की सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? तो किस पुस्तक से पता चलता है? तो चचनामा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, चचनामा से हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है। और जो ये पुस्तक है ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के सिंध के इतिहास की जानकारी प्राप्त कराती है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन अगला देखेंगे, कहाँ पर है। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया था? जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, तो ये किसके कहने पर किया था या किसके आदेश पर किया था? तो मुस्लिम खलीफा अल वालिद। ठीक है, नाम याद रखेंगे, मुस्लिम खलीफा अल वालिद। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, और मुस्लिम खलीफा अल वालिद के कहने पर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था? तो वो सुबकगीन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी को
बुद्ध चिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है क्योंकि ये लूटपाट के उद्देश्य से भारत आया था। फिर है उतबी किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो उतबी महमूद गजनबी का दरबारी था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। किसका था? महमूद गजनबी का था। उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था और इसने किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी पुस्तक भी लिखी थी। फिरदौसी भी महमूद गजनबी के दरबार में ही थे। और जो फिरदौसी की पुस्तक पूछी जाती है शाहनामा पूछी जाती है, तो शाहनामा याद रखेंगे, फिरदौसी की है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 162वां क्वेश्चन है। इसमें आपको 141 से 180 तक मतलब 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में उसके आगे वाला जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी कराया जाएगा। 162वां क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को खराब या लूटा था या कह सकते हैं तोड़ फोड़ करवाया था, तो उसके बाद पुनर्निर्माण करवाया गया था भीमदेव प्रथम द्वारा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे नष्ट किया। इस हमले के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में राजा जयपाल की पराजय हुई। इस पराजय को जयपाल सहन नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर है 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, महमूद गजनवी। ठीक है। 1025 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया था और इस मंदिर की अंकुत संपत्ति को लूट लिया था। लूटपाट कर संपत्ति को हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद जो मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये चीजें याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई थी अल बरूनी द्वारा और इस पुस्तक का एक अन्य भी नाम है तारीख तारीख उल हिंद या किताब उल हिंद, दोनों नाम है, याद रखेंगे। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? वही दोनों नाम याद रखेंगे। किताब उल हिंद भी पूछा जा सकता है, अ, तारीख उल हिंद भी पूछा जा सकता है। तो ये अल बरूनी द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के साथ भारत आया? तो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी भी गजनवी के दरबार में ही थे। अगला क्वेश्चन है। आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया निम्नलिखित में से किस राजपूत राज से संबंधित थे? तो एक चंदेल राजवंशों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, चंदेल। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम मूल राज द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, मूल राज द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के पास, जो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, वहां पर वहां पर जब युद्ध हुआ तो पराजय हुई। गौरतलब है कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिसमें वह असफल भी रहा था। फिर है देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी द्वारा सिक्का चलवाया गया जिसमें उस सिक्के पे देवी की लक्ष्मी माता की कह सकते हैं वो मूर्ति नहीं, सॉरी, सिक्कों पर उनकी छवि अंकित थी। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी द्वारा लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी है, इन आकृति जो सिक्कों पर है उनकी आकृति के चिन्ह छपे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। तो ऐसे सिक्के जारी करवाए थे मोहम्मद गौरी ने। पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1100 द्वितीय युद्ध है तो 92 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर 92 वाली बात करें, जो द्वितीय युद्ध था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दोनों आप पहले देख लेंगे, है ना, इसमें पूछा गया है द्वितीय, तो 1192 याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ 91 ईस्वी में हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और इसमें परिणाम ये था कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए। फिर जो द्वितीय युद्ध था
ये 1192 ईस्वी में हुआ। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन इसमें इस बार मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद, देखिए ऑप्शन क्या है इसका राइट, 172 का। तो 172 का है, ये सही आंसर है इसका, ए ही है। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें परिणाम क्या था? इसमें भी मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश एक विभाग था। तो कौन सा विभाग था? दीवान ए अर्ज का नाम क्या था? ये सैन्य सेवा था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, सैन्य सेवा से संबंधित था। और इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको आरिज मुमालिक कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश था। अभी आगे देखेंगे, हो सकता क्वेश्चन हो। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। गुलाम वंश का अन्य भी नाम है ममलूक या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश की अवधि 1206 से 1290 ईस्वी तक रही। और कुतुबुद्दीन ने कब से कब तक शासन किया, जो कि संस्थापक था, ये स्थापना की थी गुलाम वंश की, तो ये 1206 से 1210। इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये 1206 से 1210, मात्र 4 वर्ष। और लाखों का दान देने के कारण इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको लाख बख्श के नाम से जाना भी जाता है। उस नाम से ये प्रसिद्ध भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो और निर्माण करवाया गया कुव्वत उल इस्लाम तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। और कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की निर्माण की जो नींव रखी थी निर्माण करने की, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही रखी गई थी। फिर है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ये भी पढ़ा था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा पढ़ा था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ये कुतुब मीनार के ही पास स्थित है, दिल्ली में। फिर है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? तो अभी बताया था, 4 वर्षों तक शासन किया, 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी इसने क्या बनाई? लाहौर बनाई थी। ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्रमा का स्वामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपाह सालार की उपाधि भी धारण की थी। और लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी। फिर है, गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश, क्योंकि ये गुलाम ही था, उसके बाद ये शासन इसने किया या गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गुलाम था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इल्तुतमिश था, ये भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था। इसलिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश का। ठीक है। और जो गुलाम वंश की स्थापना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गुलामों को गुलाम के नाम से प्रसिद्ध इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यदि संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यदि वास्तविक लग जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी स्थानांतरित दिल्ली में की। और इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। और तुर्कान ए चहलगानी या चालिशा दल का गठन भी ये इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। और इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। फिर ये चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। डिटेल देखिए, मंगोल शासक जो चंगेज खां का भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। और चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तिमुचिन। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष 1221 में दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया भी था। और बाकी और भी डिटेल है, आप देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, टंका जो एक चांदी का सिक्का था निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया? तो इल्तुतमिश द्वारा ही चांदी का टक्का या टंका चलवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के भी जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतर। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है 180 वाला, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 1200
40 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था। और डिटेल देखिए रजिया सुल्तान के बारे में, तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। पहले इनका शासन 1236 से 1240 4 वर्षों तक रहा रजिया सुल्तान का भी। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम ये मुस्लिम शासिका थी। काफ़ी बार पूछा गया है। रजिया सुल्तान पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान ही कबा, जिसे कोट कहते हैं, तथा कुल्हा, जिसे टोपी कहते हैं, ये पहनकर दरबार पर सबके समक्ष आती थी। और ये चीज़ें काफ़ी दरबारी जो और भी अन्य लोग थे वहाँ काफ़ी लोगों को नहीं पसंद था कि महिला भी और एक पुरुष के समान अपने सिंहासन पर बैठती हैं। इस वजह से रजिया सुल्तान की हत्या भी वर्ष 1240 ईस्वी में करवाई गई। इस कारण आप इसका शासन 1236 से 1240 याद रख सकते हैं। ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें 180 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसके आगे के 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।